जितना हथियार पाकिस्तान ने कश्मीर में डाला, अगर इतना हथियार हिंदुस्तान के किसी और इलाके में डाल देता तो वो एक आजाद मुल्क हो जाता। मैंने कश्मीर में भाई को मरवाते हुए देखा, बाप बेटे को मरवाने को तैयार है, बीवी अपने पति को मरवाने को तैयार है। हम कितने तैयार हैं इस तरह के फ्यूचरिस्टिक वॉर के लिए कि विदेशी तो भैया हमारे घर घर में घुसे हुए हैं। जैसे ही सूरज की पहली करंट निकली, गोली चलना शुरू हुई, गोलियों के रिकोशेट ऊपर से जा रहे हैं। जो दो आतंकवादी थे, एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी आतंकवादी था और जो दूसरा आतंकवादी मरा था, ये वो आतंकवादी है जिसके साथ हमने शाम को बैठकर डिस्पेंसरी में चाय। आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया हुआ है लेकिन आपकी बैटरी तो अंदर है ना, उसके जरिए कोडिंग से आपका माइक ऑन है, आप क्या बात कर रहे हैं वो कहां से कहां कौन सा, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं। उन्होंने फटाफट 2 मस्त पैग लगाए। मैंने कहा मौलवी साहब ये तो हराम हो गया। कहते नहीं, तौबा कर लेगा। अभी भी जो आज वो आप सुन रहे होंगे जो चल रहा है लड्डू मिठाई वाला। हाँ तो वो हाँ। हाँ, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। कैसे? जब हमारा जो रिलीजन का जो बेसिस है, जो हमारा जो नॉट रिलीजन, द वे ऑफ, इसको वे ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन जीने की पद्धतियां हैं ये। हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, इसमें अलग अलग परिस्थिति में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए, कैसे आपको अपना कंडक्ट करना चाहिए, पर्सनल लेवल पे कैसे होना चाहिए, फैमिली लेवल पे कैसे होना चाहिए, सोसाइटी में कैसे होना चाहिए, अगर आप राजा हैं तो कैसे होना चाहिए, वगैरह वगैरह। हर चीज का वर्णन बहुत ही विस्तार पूर्वक है। अब धीरे धीरे उसका कमर्शियलाइजेशन हो गया। हाँ, जब इसका कमर्शियलाइजेशन हो गया तो आप देखेंगे कि वो शनिवार को अचानक से एकदम जेट ब्लैक गोदरेज हेयर डाई लगा के आपको काले घोड़े नजर आ जाएंगे, उनकी नाले वाले उतरने लग जाएंगी उस तरीके से ना। हाँ। तो ये जब कमर्शियलाइजेशन हो गया, तिरुपति के लड्डू के अंदर आपको बीफ के फैट मिलने लग जाएंगे, क्योंकि सस्ता है ना, सस्ता है, बिकता महंगा है, मुनाफा है। तो जो फिलॉसफी है वो तेल लेने चली गई और व्यवसाय इसमें सबसे आगे आ गया। तो जहां भी आप व्यवसाय को उसमें लेके आएंगे, किसी भी धर्म में या वे ऑफ लाइफ में, आप वहां पे करप्शन पाएंगे। और करप्शन के ये इस बहुत सारे आपको फॉर्म मिल जाएंगे। आप काशी विश्वनाथ चले जाइए। मेरे को लेके अपनी मदर इन लॉ और वाइफ को लेके जाना पड़ा। तो वैसे तो मैं चले जाता हूँ जब ये लोग करते, तो मैंने देखा कि अगर आप सही जगह पे पैसे खिला दें तो आप एकदम तुरंत आपका काम हो जाता है। बेचारा जो आदमी है वो उधर भाई लगा हुआ सवेरे का लाइन में। जी हम कब से खड़े, हम जी 3:30 बजे के खड़े हुए। हम आए, हमने खड़ा उनको भाई साहब को 1500 रुपए दिए, टनाटन एकदम ले गया, वो खत्म हो गई। अभी वो बहुत सारी रील वायरल हुई हैं मुंबई के, जो गणेश जी की मूर्ति बनती है, तो फिर इसलिए उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए फिर आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो उसका कोई मायने नहीं है, वो फिर अपनी सेटिस्फेक्शन है। वो आप उसको चाहे कुछ भी कह लीजिए, आप अपनी, हाँ कि भाई हम गए और हमने दर्शन कर लिया, तो उसका कोई मतलब नहीं हो। आप मेरी बात अगर आप मेरी उसकी गहराई में समझ जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। ट्रू, ठीक है जी। तो एक्चुअल क्वेश्चन पर आए जी। ठीक है, सर को दो। थैंक यू सो मच। तो दानवीर सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बेसिकली वेपन डेवलपमेंट और कोवर्ट ऑपरेशंस के काफी क्लोज रहे हैं जी। तो अभी जो लेबनान में हुआ उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि पेजर्स, वॉकी टॉकी को जिस तरीके से हथियार बनाया गया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम में फुल फ्रंट वॉर की जगह क्या इस तरह के अनकन्वेंशनल अटैक्स चलने लगे हैं? देखिए, लड़ाई के जो तौर तरीके हैं वो 70 के दशक के बाद धीरे धीरे बदली होने लगे और हमने 80 के दशक में असिमेट्री देखना शुरू किया। ये असिमेट्री हमको इजराइल, पैलेस्तीन, हमको अफगानिस्तान यहाँ पे देखने को मिली। फिर हमें ये कश्मीर में बहुत देखने को मिली। ये किस तरह की है असिमेट्री? असिमेट्री मतलब पहले जो लड़ाइयां होती थी वो सेनाओं के बीच में होती थी, आमने सामने होती थी। जब आपने सेनाओं को एक दूसरे के साथ में लड़ना आपने बंद कर दिया और आपने अपनी प्रॉक्सीज को लड़वाना शुरू कर दिया तो ये असिमेट्री हो गई। यासिर अराफात
ये जो मॉडर्न आतंकवाद जिसको आप बोलते हैं या इस्लामिक आतंकवाद जो आप कहते हैं, इसकी शुरुआत अगर मैं कहूं तो वो यासिर अराफात ने करी। एरोप्लेन को हाईजैक कर लेना, एरोप्लेन में बम धमाके कर देना, ये कार्रवाई वहां से शुरू हुई। तो फिर ये चीज हमने अफगानिस्तान में देखी, हमने पंजाब में देखी, हमने अलग अलग रूप में हमने कश्मीर में देखी। और इस असिमेट्री का टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल तालमेल रहा। जैसे ही आपके पास में रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड आपके पास में डिवाइसेस आ गए, तो आपके पास रिमोट कंट्रोल आईडीज आ गई, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आ गए, जिसका पुरजोर तरीके से अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुआ, कश्मीर के अंदर बहुत इस्तेमाल हुआ, नॉर्थ ईस्ट में बहुत इस्तेमाल हुआ। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इजाद होती गई, अलग अलग तरीके उसके निकलते गए। आपको याद होगा अफगानिस्तान में एक बहुत मेरे एकदम से मेरे दिमाग से उतर रहा है, बहुत बड़े एक वॉरलॉर्ड थे नदर अलायंस के, उनको पत्रकार बन के उनको खत्म कर दिया था। कैमरे के अंदर बम था और अच्छा। इंटरव्यू लेने गए थे, और जैसे वो लेते हैं इंटरव्यू, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी। वो कैमरे के साथ ही फट गए और उनको खत्म कर दिया। तो नदर्न अलायंस के कमांडर थे वो। और सो ये सब असिमेट्री है। और अब आप देखिए ड्रोन्स ने पूरी असिमेट्री कर दी। कितनी मजबूत ताकतवर सेना को घुटने पे लेके आ गए वो ड्रोन्स, दैट इज रशिया। उससे कुछ यूक्रेन के जंग शुरू होने से पहले आपने अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में जंग हुई, वहां से ड्रोन युद्ध एकदम हाईलाइट हो गया। अजरबैजान ने बहुत मजबूत आर्मीनिया की फौज को रातों रात तबाह कर दिया इन ड्रोन्स की वजह से। और फिर हमने उधर यूक्रेन में देखा, और अब हमने एक नया डायमेंशन इस चीज का देखा है इजराइल द्वारा, कि उन्होंने पेजर बम्स का इस्तेमाल किया। और इससे थोड़ा पहले जाए, पिछले साल अक्टूबर 7 को जब ये पूरी जघन्य घटना को अंजाम दिया, जिसमें 1500 के करीब इजरायलियों को हमास वालों ने मार दिया, तब वो कैसे मारा? उन्होंने पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया, जो कि पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो ये सारी चीजें असिमेट्री को पैदा करती हैं, जो कि नॉर्मल तौर तरीकों से परे हैं, और अगला उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता, और इस वजह से वो उसको असिमेट्री कहा जाता है। तो क्या इलाज है इसका? इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए इसका एक ही इलाज है कि आप अपने आंख नाक कान खुले रखने पड़ेंगे। आपको हर चीज के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, हर चीज पर फिर शक के निगाह से देखना पड़ेगा। इसका और कोई इलाज नहीं। अब ये माइक है तो माइक को भी चेक करो, क्या कुछ गड़बड़ हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका और कोई इलाज नहीं है। ओके, तो ये फ्यूचर की वॉरफेयर कैसा होगा आपके हिसाब से? अब जैसे मैंने यहाँ पे सोचा है कि जैसे पेजर वाली घटना है, कई सारे ऑप्शंस खुल गए हैं इन दिनों। अब आप इसको कैसे विजुअलाइज करते हो कि फ्यूचर वॉर और क्या क्या हो सकता है? देखिए, मैं पहले भी बोलता था, और ये मेरे को उसमें यकीन भी है, कि फ्यूचर वॉरफेयर के बहुत सारी आपको शक्लें दिखेंगी। जरूरी नहीं है कि उस वॉरफेयर के अंदर बम चलें, लोग मरें, ऐसा जरूरी नहीं है। एजिटेशनल टेररिज्म भी एक टेररिज्म है। ये इसका क्या मतलब? आप एजिटेशन, भाई आपने शाहीन बाग के टाइम में कितने समय तक रोड बंद करके रखा? काफी टाइम तक रखा। किसान आंदोलन में कितने समय तक आपने रोडों कई महीनों तक। तो ये एजिटेशनल टेररिज्म। अच्छा, आपको हैरेस कर दिया, आपकी इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ा। अभी आंकड़े नहीं है मेरे पास में, लेकिन उस समय बात होती थी कि पर डे के हिसाब से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। तो अब जब ये चीजें हो रही होती हैं, तो बात आती है कि फॉरेन फंडिंग भी हो रही है, पॉलिटिकल सबवर्जन भी हो रहा है, चाइनीज इस गेम में माहिर है। आपको आपके गेम में घुस के आपको हरा देंगे।
आप डेमोक्रेसी हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस में घुस जाएंगे वो, आपके पास पैसा अता है, उसका इस्तेमाल करके आप इंस्टीट्यूशन में घुस जाएंगे और अंदर से आप उसको सबवर्ट कर देंगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको एक भी बम गोली चलाने की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगेन ये मेरा मानना है। मालदीव्स जो कि भारत का बहुत करीबी था, मालदीव्स के अंदर डेमोक्रेसी थी, चाइना का पैसा पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के पास में इस तरीके से गया और उन्होंने इस तरीके से पूरा नैरेटिव को क्राफ्ट किया कि इंडिया और इंडिया से जुड़ी सारी चीजों को वहां से उखाड़ के उन्होंने फेंक दिया। ना गोली चली, ना बम चला, और आपने एक अहम एक जगह को एक तरीके से कुछ देर के लिए खो दिया। अब मालदीव्स फिर वापस आ रहा है, मजबूरी है। यही चीज आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो ये भी तो एक युद्ध है। ट्रू। तो युद्ध के अलग अलग तरीके हैं। डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है, आपको दुनिया भर की मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और उस मिस इन्फॉर्मेशन के चलते आपका ब्रेन हैक किया जा रहा है, आपका हैक किया जा रहा है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। दाऊद इब्राहिम के मरने की फेक खबर पाकिस्तान से पाकिस्तान के यूट्यूबर्स द्वारा शुरू करी गई। हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 48 घंटे तक पागल रहा। सारे चैनलों में हर समय दाऊद इब्राहिम की ब्रेकिंग चल गई कि वो मर गया, जबकि वो फेक न्यूज थी। तो कितनी आसानी से 24-48 घंटे तक आपने नैरेटिव चेंज कर दिया। नैरेटिव ही चेंज कर दिया आपने। घूमते रहिए, ढूंढते रहिए, ये है पावर। तो ये भी तो एक शक्ल है युद्ध की। ट्रू 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 ट्रू। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के देख लीजिए, व्हाट्सएप कोई भी मैसेज घुमा करके कैसे कुछ भी माइंडसेट बनाया जा सकता है। कुछ भी कर सकते हैं। तो इलेक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है ये। अब जो भी है, तो ये वेपन है ना। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो बहुत ही सिंपल चीजें देखने को लगती हैं। वो कांधार हाईजैकिंग की एक वो आपने देखिए, वो कैसे माइंड को टारगेट करके नैरेटिव चेंज किया जा रहा है। तो ये सारी जो अब आगे की जो लड़ाई है, ये नैरेटिव्स की है, परसेप्शंस की है, इकोनॉमी की है और टेक्नोलॉजी की है। जो परसेप्शन के और जो मीडियम और मीडिया को कंट्रोल करता है, आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल यहां पे तो नहीं बना ना। और यहां पे असेंबल हुआ होगा, बना नहीं है। आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम आपके नहीं है, फेसबुक आपका नहीं है, ट्विटर जिसको आजकल एक्स बोलते हैं ये आपका नहीं है, यूट्यूब आपका नहीं है। कंट्रोल कोई और कर रहा है। मतलब बाहर की कंट्री तो हमारे सिर्फ फोन के जरिए पूरी दुनिया में घुसी हुई है। पूरी दुनिया में घुसी हुई है आपका फोन। और ये आज से नहीं है, काफी समय से है ये। जब वो डम नोकिया का फोन होता था, हमें याद है फौज में, उसको भी बाहर रखवा दिया जाता था। आपके माइक को एक्टिवेट करके आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया हुआ है, लेकिन आपकी बैटरी तो अंदर है ना। उसके जरिए कोडिंग से आपका माइक ऑन है, आप क्या बात कर रहे हैं वो कहां से कहां कौन सा। स्मार्टफोन की जरूरत नहीं थी। उस लेवल की टेक्नोलॉजी आज से 15 साल 20 साल पहले थी मौजूद, और अब तो कहां कहां चली गई। अभी तो कहां चली गई। आपका मोबाइल का कैमरा, आप कोई भी चीज ले लीजिए, अगर वो आपकी नहीं है तो आप अपने नहीं है। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आजकल लोग कहते हैं जी वो अंग्रेज दुनिया पे राज करता था, अब सब आजाद हो गए। तो आजाद नहीं हुए, टेक्नोलॉजी सारी अंग्रेज के पास है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। देखिए आपके सामने, आपके पड़ोस में मालदीव्स की सरकार बदली कर दी गई,
बांग्लादेश की सरकार बदली कर दी गई, म्यांमार के अंदर गेम चल रहा है, नेपाल की सरकार बदली हुई। ये सब कैसे हुई? ये आपने अपने प्रॉक्सीज बिठा दिए। आपको वहां पे ना कब्जा करने के लिए फौजों को भेजना पड़ा, ना आपने जाने गंवाई, आपने उसी से काम करवा दिया ना। तो ये है मॉडर्न वॉरफेयर की शक्ल। मालदीव में एग्जैक्टली क्या हुआ था? मालदीव में मोइजू आ गए, उन्होंने गो इंडिया के नारे लगाए और इंडिया को ब्लैक पेंट किया। जो वहां पे जो सिस्टम था, जो प्रो इंडिया सिस्टम था, उसके खिलाफ लोगों में नफरत पैदा हो गई। जब वो जीत के आए, उन्होंने इंडिया के जो भी एसेट्स थे वहां पर, हमारे हेलीकॉप्टर्स थे, हमारे एयरक्राफ्ट थे, जो कि हमने उनकी मदद के लिए रखे हुए थे, वो सब हमें वापस कर दिए उन्होंने। ओके, भेज दिए। हमारे और भी मुआहदे थे, उनकी फौज हमारी फौज इकट्ठी ट्रेनिंग करती थी, ये था वो था, बहुत सारी चीजें। उन्होंने कहा इंडिया गेट आउट वाला नारा लगाया। ओके, तो आप वहां पे इतनी अहम जगह पे बैठे थे, वहां पे पूरी जो सी लेन्स हैं, चाइना की सी लेन्स हैं, उस पर आप नजर रखे हुए थे। आप अपने घर की चौकीदारी कर रहे थे वहां बैठकर, तो आपको वहां से निकाल दिया। वहां पे तो चाइना बैठ गया आके। तो आप उसकी गंभीरता समझिए ना। तो चाइना को तो लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज से 100 साल पहले अगर ये काम करना होता है, आज से 60 साल पहले ये काम करना होता, तो उसको वहां पे नेवी भेज के कब्जा करना पड़ता। हाँ, अब जरूरत नहीं है। ये फर्क पड़ गया है। मेरे चाइना पर भी सवाल हैं, आगे आऊंगा मैं। जी जी। अच्छा, देश की आर्मी और बाकी डिफेंस फोर्सेस की अगर बात करें, तो हम कितने तैयार हैं इस तरह के फ्यूचरिस्टिक वॉर के लिए जो हम बात कर रहे हैं? और जैसे अमेरिका की टेक्नोलॉजी में बात भी कर रहे थे कि विदेशी तो भैया हमारे घर घर में घुसे हुए हैं, हमारे ब्रेन में घुसे हुए हैं मोबाइल फोन के जरिए। अमेरिका वैसे भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो हम कितने तैयार हैं? देखिए, और रक्षा मंत्री जी जैसे बार बार कहते भी रहते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? कैसे तैयार रहें? देखिए, एक तो बात माननी पड़ेगी कि हम लोग हैं बहुत जुगाड़ू, है ना। हम अपना कर लेते हैं हिसाब किताब। कारगिल के टाइम में हमारे पास स्मार्ट बॉम्ब नहीं थे, तो हमने डम बॉम्ब्स को अपना जुगाड़ करके स्मार्ट बना लिया और उनको इस्तेमाल कर लिया और हमने कर दिया काम। ये क्या होता है स्मार्ट बॉम्ब? स्मार्ट बॉम्ब का डम बॉम्ब होता है कि ऊपर से आपने बम गिरा दिया, और बम गिराया आपने, मान लो कि लाहौर के एक चौराहे पे आपने, मीनारे पाकिस्तान के ऊपर आपने बम गिराया, लेकिन वो डम है। ऊपर से आपका जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, पायलट ने अपनी कैलकुलेशन से बटन दबाया, बम रिलीज हुआ, बम गिरा, मीनारे पाकिस्तान बच गया, किसी आबादी में गिर गया, वहां पे 1000 लोग मर गए। अच्छा, बम की लोकेशन चेंज कर देते हैं? नहीं, लोकेशन, क्योंकि मैं आपको बोलूं कि आप पत्थर मारिए और वो ग्लास है उसमें गिरा दीजिए, तो आप मेरे ख्याल से 15-20 पत्थर कंकड़ फेंकेंगे, तब उसमें जाके एक आधा कोई गिरेगा। हाँ। ये तो हो गया डम कंकड़। इसको स्मार्ट कंकड़ कर दीजिए, टारगेटेड। हाँ, उसको कहीं भी मुंह करके कहीं भी फेंक दीजिए, वो कहीं से भी जाके वो जाएगा उसी के अंदर ही। ये फर्क हो गया। तो स्मार्ट बॉम्ब और डम बॉम्ब में ये फर्क है। तो वही डम बॉम्ब के अंदर हमने अपनी एक किट का जुगाड़ किया, हमने उनको मिराज 2000 में लगाया और हमने टाइगर हिल के ऊपर बमबारी करी लाइकवाइज। तो हम बड़े आसानी से, क्योंकि हम लोगों का माइंड काफी चलता है इंडियंस का। आई डोंट नो आज की जनरेशन का उतना चलता है कि नहीं चलता, लेकिन हम लोगों की जनरेशन का बहुत चलता है, क्योंकि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती थी ना, तो चीज नहीं मिलेगी तो उसका जुगाड़ कर लेंगे हम, है ना। ट्रू। हाँ, कि अगर वो बॉल नहीं है तो यार ऐसा कर, मोजों की कर करा के बना के उस पर रबर बैंड चढ़ा के उसकी बॉल बना ली, ये जुगाड़ करते थे ना। अमेरिकन नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाएगा, ये काम हम ही कर पाएंगे। तो इसका क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों का जो हमारी ओरिएंटेशन है ना, हम बहुत इनोवेटिव हैं, अडेप्टेबल है, इनोवेटिव हैं, एडजस्टिंग हैं और अपना काम निकालना जानते हैं। जो आपने बोला ना कि हम क्या इस चीज के लिए तैयार हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हम बहुत सारी चीजों को इनोवेट करते हैं,
करी हुई हैं, और हम बिल्कुल अपने नाक कान आंख मुंह खुला रखते हैं, सब कुछ अच्छी तरह हम एब्जॉर्ब करते हैं और उसके ऊपर काम चलता है। जब पहला ड्रोन अजरबैजान में चला था और जब वहां पे T-72 टैंक को या किसी को बर्बाद किया था, तो आप मान के चलिए यहाँ पर उसके ऊपर बहुत जोर शोर से काम भी होने लग गया, उसको कैसे इसको टैकल करना है। और आज की तारीख में हम काफी प्रिपेयर्ड हैं, माइंड यू। ओके, इसीलिए मैं वो जुगाड़ को इससे कनेक्ट कर रहा था कि हम लोग कर लेते हैं, कहने का मेरा मतलब है। लेकिन ये जंग जो हम बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हो रही है, तो इस तरीके से तो बाहर के अंग्रेज काबू हम पर करे बैठे ही हैं हमारे मोबाइल के जरिए, सब कुछ उन्हीं का है ही, तो हम तो पूरी तरीके से गुलाम ही हैं, कभी भी हमको यूज कर लेंगे। तो आप बताइए आपका क्या है? आपका कोई भी सिविल का जहाज जिसमें आप ट्रेवल करते हैं, किसी भी जहाज में, वो अंग्रेज बनाता है। कार आप कोई सी भी इस्तेमाल करते हैं, या कोरियन बना रहा है या अंग्रेज बना रहा है, कोई भी बना रहा है। मारुति भी जापानीज है। मोबाइल आप चाहे कोई सा भी इस्तेमाल कर लें, अंग्रेजी बना रहे हैं, अंग्रेजी बना रहे हैं, या चाइनीज बना रहे हैं, या कोई भी बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हैं। हाँ, आप असेंबल कर, ये जितने डिवाइसेस यहाँ पर हैं सारे बाहर के हैं, सब बाहर के हैं, सब कुछ बाहर का है। आपके जो ईटिंग हैबिट्स भी जो है वो चेंज हो गई हैं। हाँ, वो भी सब बाहर की हैं। अब ब्रेकफास्ट में ओट्स खाया जाता है, ओट्स खाए जाते हैं जो साले कभी सुने नहीं थे हमने। हाँ, है कि नहीं? तो चेंज हो गया सब कुछ, एवरीथिंग हैज बीन ऑल्टर्ड। आपका पैलेट चेंज कर दिया, आपका जीवन शैली चेंज कर दी, वे ऑफ लाइफ को करप्ट कर दिया, कंट्रोल कर दिया। आप सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके आपने सब कुछ ऑल्टर कर दिया। तो ये अभी किसी से पूछो, मौका लगे वो अमेरिका जाना चाहेगा। पूरा आधा पंजाब खाली हो गया इस चक्कर में। हाँ, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, वहां पे जाके जूते पॉलिश कर लेंगे, लेकिन वहां जाएंगे जमीन बेच के। हाँ, इतना क्रेज हो गया है, और यही कर रहे हैं ज्यादातर। हाँ, बेचारे कर भी रहे हैं, सैड। तो ये है, दिस इज व्हाट इट इज। तो मालिक तो वही है, मालिक वही है, ट्रू। अच्छा, एक सियाचिन के बारे में पूछना चाहूंगा सर आपसे। सियाचिन जो कि दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता है, आप वहाँ पर पोस्टेड रहे हैं, मैंने पढ़ा आपके बारे में। तो हमारे सैनिक बेसिकली इतने कैपेबल हैं कि वो रेगिस्तान हो, जंगल हो, ठंडी हो, गर्मी हो, हर जगह रह सकते हैं और रहे भी हैं। लेकिन सियाचिन तो अपने आप में एक चैलेंज है, उसका क्या तजुर्बा रहा आपका? देखिए, मैं तो अपने जो इंडियंस हैं उनसे बहुत इम्प्रेस रहता हूँ, क्योंकि मैंने विदेशियों को भी बहुत करीब से देखा है। हमारे इंडियंस जो हैं, जैसा मैंने बोला कि हम जुगाड़ भी कर लेते हैं, एडजस्ट भी हो जाते हैं, अडेप्ट भी कर जाते हैं, और हमारी नीड्स बहुत कम है, रिक्वायरमेंट हमारी बहुत कम है। और हमारी जो सेनाओं में जो कंटेंट है वो पूरा रूरल कंटेंट है। जो अधिकारी भी आते हैं बहुत कम को छोड़ के, ज्यादातर वो रूरल बैकग्राउंड उनका रहता है। और खैर अब वो भी चेंज हो रहा है, पिछले 10-15 साल में उसमें भी चेंज देखने को मिल रहा है। तो जो कंटेंट, जो रूरल कंटेंट है, वो जैसा मैंने बोला उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अब फर्ज करो कि सियाचिन पे अमेरिकन आर्मी को डिप्लॉय होना पड़े, तो वहां पर आपके जो हैबिटेट होगा वो अमेरिका से बन के एयर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये होगा, वो होगा, बहुत हाई फाई होगा। तब जाके वहां पे सोल्जर जाएगा। वहां पे सोल्जर ऐसे नहीं है कि वो हमारे तरह की कहीं भी घुस जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, कोई चीज नहीं मिली है किसी कारण से तो कोई बात नहीं। तो ये हम लोगों की ये बहुत अच्छी खासियत है। और हम लोग बड़े टफ लोग हैं, फ्रॉम आवर बैकग्राउंड बहुत टफ हैं, क्योंकि हम अपने अगर घरों में भी देखें तो हम लोगों ने, एटलीस्ट माई जनरेशन, हम लोगों ने स्ट्रगल बहुत देखी है ना, हर चीज में स्ट्रगल।
हर चीज के अंदर स्ट्रगल थी। और रूरल साइड में और भी ज्यादा स्ट्रगल थी, मेहनत भी बहुत ज्यादा थी, फिजिकली मेंटली टफ। सी, फौज इज नॉट अबाउट बीइंग फिजिकली टफ। फिजिकली टफ की जरूरत नहीं है, मेंटली टफ की जरूरत है। अगर आप मेंटली टफ हैं तो आप फिजिकल तो अडाप्ट कर लेगा। फिजिकल तो ऐसे गोल्ड जिम में चले जाइए, ले आइए उठो पकड़ के वो बेचारा थोड़ी ठंडी हवा चलेगी तो वो बैठ जाएगा। हाँ, गोल्ड जिम का बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसलर भी वो नहीं, क्योंकि वो एक अलग बराबरी नहीं कर सकता। वो अलग चीज है, क्योंकि आपको मेंटल टफनेस एक अलग चीज होती है और फिजिकल स्ट्रेंथ अलग चीज होती है, फिजिकल टफनेस अलग चीज होती है बहुत। सो दैट इज हाउ इट इज। तो सियाचिन के अंदर भी हमारे लोग किसी भी प्रदेश प्रांत के हो एडजस्ट कर जाते हैं और अच्छा करते हैं। तो क्या मेंटल टफनेस के बारे में हम यूएस वालों से बेटर हैं? 1000 टाइम्स। कैसे? 1000 टाइम्स। कारगिल का जो युद्ध हुआ था, और कारगिल हो गया, सियाचिन हो गया, ये कोई कारगिल जैसा युद्ध कोई भी दुनिया का सैनिक उसको जीत नहीं सकता। हाँ, क्योंकि हम नीचे थे। और हमारा जो चीफ ने कहा था कि हमारे जो किसी फोरम में उन्होंने कहा था कि हमारे जो इंडिया का जो जवान है वो ऐसा है कि उसको अगर बोले कि चांद चाहिए तो वो भी लाके दे सकता है, प्रोवाइडेड उसको आप, मतलब इट वाज जस्ट अ मेटाफर। उन्होंने एक बात कहने का, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, जज्बे वाले होते हैं, और क्योंकि रूरल कंटेंट है तो एक कॉमराडरी दूसरे लेवल की होती है। एक पागलपन होता है देश के लिए, देश के लिए होता है, अपने इलाके के लिए होता है, अपने अब जैसे कि अब हमारी तो जितनी भी जो रेजिमेंट्स हैं वो इलाके के हिसाब से हैं। राजस्थान राजपूताना राइफल्स है, या बिहार रेजिमेंट है, या मराठा है, या सिख रेजिमेंट है, या राजपूत है, या तो इलाके के ऊपर है या कास्ट बेस्ड है। और जो कंपनियां हैं वो भी ऐसी होती हैं, अहीर कंपनी है, ब्राह्मण कंपनी है, राजपूत कंपनी है, मुसलमान कंपनी है, और वो लोग वहीं उसी इलाके से आते हैं। तो एक दूसरे का वो भी कनेक्ट रहता है, रिश्तेदारियां होती हैं। कोई ये नहीं चाहता कि मैं घर जाऊं और बोले कि अरे फलाने का लड़का तो डर गया था यार, वो तो पत्थर के पीछे छुपा हुआ था, कितनी बेइज्जती हो जाएगी पूरे। और जो रूरल साइड में बात भी, अच्छा उसका लड़का, बोला कौन, कि वो राम कुमार, अच्छा वो भीम सिंह का लड़का, कहता हाँ फलान, तो ऐसे करके बात होती है ना। तो वो एक बहुत मेजर फैक्टर है जोश को और जज्बे को साधने में, बहुत मेजर फैक्टर है। अगर आप उसको डाइल्यूट कर देंगे, आप अंग्रेजों की तरह चले जाएंगे कि बिल्कुल आए और चले गए, कहीं से भी आ गए कुछ, तो वो कॉमराडरी नहीं। क्योंकि हमारा मेंटल में देखो, हम लोगों को कॉपी नहीं करना चाहिए, हमारा एक अपनी एक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के ऊपर हमें खेलना चाहिए। हम लोग जीतने वाली फौज है और हम हमेशा जीतते हैं। 1962 की जंग इसलिए नहीं हारी क्योंकि वो फौजी कमजोर था, उसके कारण अलग थे। तो हम लोग जीतने वाले लोग हैं, और वो जीतने के पीछे कारण ये है, हम जिस इलाके से आते हैं वहां से हमें मजबूती मिलती है बहुत ज्यादा। ये आपने जो बोला ठीक है, इलाके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनाई जाती है फौज में, लेकिन क्या कास्ट के बेस पे बनाना सही है? ये क्या पर्पस होता है उसका, राजपूताना या ब्राह्मण, ये क्यों? अब ऐसा है, और जैसा मैंने बोला सब एक दूसरे के रिश्तेदार में हैं, जान पहचान के हैं, एक ही जगह के ब्राह्मण। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण साउथ का ले लेंगे और वो ले लेंगे ना, एक लोकेलिटी का, एक एरिया का, कि वो वेस्टर्न यूपी का है कि ईस्टर्न यूपी का है, यूनिटी बनी रहे, बहुत यूनिटी बनी रहे। ओके, स्ट्रेंथ। एक अलग चीज की एक अब किसान आंदोलन हुआ तो उसमें आपको एक कम्युनिटी बाइस मिला कि नहीं मिला आपको? हाँ, क्यों मिला? एक कम्युनिटी के थे, एक कम्युनिटी के थे ना।
मतलब एक फैक्टर ढूंढा गया, उस फैक्टर के बेस पे यूनाइट किया गया। यूनाइट हो गए। बस आप इसी चीज को आप पूरे भारत में कर लीजिए। जब भारत के ऊपर खतरा आता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सब अपने अपने क्षेत्र से उस यूनिटी को, उस मजबूती को लेके इकट्ठे होके खड़े हो जाते हैं। आप इसको ऐसे देखिए आप। तो अब जैसे धर्म की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये बांटने का काम नहीं, जोड़ने का भी काम कर सकती है, एक यूनिटी है। अभी अगर लड़ाई छिड़ जाए तो ये सब भूल जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, कारगिल में आपने देखा होगा, फिर तो इंडिया एक हो जाएगा। फिर इंडिया एक हो जाएगा, एकदम हो जाता है। क्रिकेट मैच में हो जाएगा, क्रिकेट मैच में हो जाएगा, स्पेशली अगर इंडिया पाकिस्तान हो तो। हाँ, कारगिल के टाइम में अगर आपको याद हो, आई डोंट नो आप कितने बड़े रहे होंगे उस समय। नहीं, मैं काफी छोटा था। हाँ, तो वो पूरा इंडिया यूनाइट हो गया, एक सेकंड के अंदर यूनाइट हो गया, एक सेकंड में। तो ये खासियत है इस देश की। सर, आप कश्मीर में भी रहे, मैंने देखा कि, और कश्मीर में तो आपने रैगर की किताब भी लिखी है, कश्मीर डेथ ट्रैप। और आप कश्मीर में एक जब आप यंग थे तब पोस्टेड थे, तो 90s में आपके एक्सपीरियंस वहाँ पर क्या थे? और एक कोई कहानी है उसमें, आप उसके बारे में अपने किताब में भी मेंशन करी है, वो क्या है? किताब में तो खैर बहुत सारी कहानियां मेंशन करी हैं मैंने। कुछ कहानियां बताइए। देखिए, सबसे पहले जब मैं कश्मीर में गया था तो जैसे ही हमारी गाड़ी बनिहाल को क्रॉस करी और छोटे छोटे कस्बों, शहरों से जब हमारी कॉन्वॉय गुजरी तो बहुत सारे मकान जले हुए हमें नजर आए। मैंने जब पूछा कि ये क्यों मकान जले हुए हैं, तो ये कश्मीरी पंडितों के फ्रेशली बर्न्ड हाउसेस, लकड़ी के घर, छतें पूरी जली हुई, लकड़ी की बल्लियां जली हुई, गिरी हुई, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें, दीवारें काली हुई हुई, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ताजा जली हुई हैं। 92 जनवरी में मैं गया था, तो साल भर पहले की कहानियां थी। तो वो निशान पूरे दिख रहे थे। पुलिस नाम की कोई चीज नहीं थी। ओके। कोई पुलिस का कोई मतलब नहीं था। उन दिनों में सारे जो ब्रिजेस थे वो जला दिए गए थे, आतंकवादियों ने जला दिए थे, कि क्योंकि ब्रिज अगर होगा तो फौजें आराम से आगे पीछे जा पाएंगी, तो ब्रिज जला दो। स्कूल सारे तकरीबन तोड़ दिए थे, क्योंकि फौज जाएगी तो कहाँ रहेगी, तो वो सरकारी स्कूलों में, तो कई सारे स्कूलों को जला दिया गया था। और एक अलग किस्म का वहां पे वो था, जो बड़े बड़े परिवार आपको जो नजर आते हैं आजकल, जो जिनके इंटरव्यू चलते हैं और जो बातें करते हैं कश्मीर में, ये डरे डरे घूमते थे, हम लोगों के पीछे खड़े रहते थे। और इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो हम लोग इनको लेके जाते थे। और इतना इनको ये लोग खौफजदा थे। आज चौड़े में घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो एक ये भी जमाना था। मुझे याद है कि फारूक अब्दुल्ला गांदरबल में एक रैली के लिए आए थे। रैली में उनकी सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए हम लोगों का जिम्मा था, तो हम लोग प्लेन क्लोथ्स में हमने उनको सिक्योरिटी प्रदान करी थी। हम क्राउड में फेरन पहन के हथियार लेके खड़े हुए थे, क्राउड के अंदर। और वो इतना, ये भी रिस्की काम है, आप अकेले खड़े हैं, आपकी चारों तरफ, तो अब कौन खड़ा है, क्या मालूम है। हाँ। तो इस तरीके से तो हमने इनको सिक्योरिटियां दिए हैं। तो आपने कहा पुलिस नाम की कोई चीज नहीं थी। पुलिस को कौन पूछता था वहां पे? इनके पास हथियार क्या जबरदस्त थे, पीका, सब मशीन गन्स, जबरदस्त AK-47, और पुलिस के पास वही पुराने जमाने के होते होंगे, 303 लाठी। इनको कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था। बेचारों का बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। मतलब अगर फौज ना होती तो फिर खत्म थी कहानी। वहां पे कुछ नहीं था। वहां पे मतलब अगर हिंदुस्तान था तो वो फौज की वजह से था। यही कारण है कि देश फौज के लिए एक अलग इमोशन रखता है। हाँ, बिल्कुल अलग रखता है। वहां पे हर चीज सबवर्टेड थी। आप सिविल हॉस्पिटल हो जाए, आप जहां जहां वहां पे लोकल जहां पे था, तो वो बिल्कुल सबवर्टेड था। आप एज
भाई आपका मन करे कि यार मैं लोकल रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया हूं, आप नहीं जा सकते। डर, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, पूरा सबवर्जन आपको पता ही नहीं है क्या है। एक मैं इसी बात पे एक स्टोरी आपको मैं बता देता हूं कि किस तरीके से, एक मैं ना जगह का नाम लूंगा और ना मैं और कुछ ऐसे डिटेल्स दूंगा आपको। एक हमारी कंपनी थी, हमारे सीनियर थे, तो वो मेरी कंपनी लोकेशन से करीब 10-15 किलोमीटर या शायद और ज्यादा 20 किलोमीटर होंगे दूर थे। तो मैं कहीं पेट्रोलिंग करते हुए मैं उधर नजदीक पहुंचा था, तो मैंने कहा चलो सर से मिलते हुए चलते हैं, आए हैं इतनी दूर। तो सर्दियों के दिन थे और वक्त रहा होगा करीब 4 बजे का। धूप वहां पे कश्मीर घाटी में 4 बजे के आसपास सर्दियों में जनवरी के महीने के अंदर बहुत ही हल्की हो जाती है, फॉग रहता है और धुआं बहुत रहता है, क्योंकि हर चीज तो लकड़ी पे बनती है वहां पर। आज क्या हाल है मेरे को नहीं मालूम, पहले तो लकड़ी का बहुत इस्तेमाल होता था, तो एक अलग सी एक परत सी रहती थी उसकी, तो काफी लो लाइट सन की। तो ये लोग एक हॉस्पिटल के इलाके में रहते थे। हॉस्पिटल डिफंक्ट था, सिर्फ डिस्पेंसरी चलती थी, बाकी डॉक्टर सब भाग गए थे, कुछ नहीं था, सामान लूट लिया गया था वहां, कुछ नहीं था, सिर्फ एक डिस्पेंसरी चलती थी। तो हम अपनी पेट्रोल लेके उसमें घुसे, तो वहां पे डिस्पेंसरी में जो कंपाउंडर बैठा हुआ था वो फौजियों के साथ बैठ के चाय वाय भी पी लेते थे वो, तो मेरे को भी जानता था वो। और जनाब कैसे हैं, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, फला है, ढिमका है, हुई, और बैठिए, आइए, बैठिए बैठिए जनाब, ये वो, और थोड़ी बातचीत करी, हाँ ही हुई, और फिर आगे चले गए, अपने सर के साथ बैठे, बातचीत हुई, चाय वाय पी, तब तक हमारी गाड़ियां आ गई, गाड़ी में बैठे अपनी कंपनी चले गए। अपनी कंपनी पहुंचे करीब शाम को 7 बजे के करीब, अपना खाना खूना खाया, रेस्ट किया। रेस्ट कर रहे थे तभी मैसेज आया कि भाई रात में मूव करना है, फलानी जगह पे खबर आई है कि पाकिस्तान का एक बहुत ही नामी आईडी एक्सपर्ट वहां पर आया हुआ है, और 2 कॉलम जाएंगे, एक पहाड़ियों के ऊपर से जाएगा, और जो वो मेजर साहब हैं उनकी इंटेलिजेंस है, तो वो इस ऑपरेशन को लीड करेंगे। आप यानी कि मैं उनके सपोर्ट में रहूंगा, और मैं नीचे से इलाके को ब्लॉक करूंगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो मैं उनकी मदद के लिए आऊंगा। तो हम रात में 2 बजे वहां से निकल पड़े। ओके। तो सीक्रेसी सरप्राइज रखना है, तो रात में 2 बजे निकले, और 4 घंटे 5 घंटे पैदल चलने के बाद में हम अपनी जगह पर पहुंच गए। मतलब लाइट प्रॉपर होने से पहले हम वहां पहुंच गए, और हम लोग कोई ना टॉर्च का इस्तेमाल करते, कुछ नहीं, चुपचाप से अपना चलते चले जाते हैं, क्योंकि सीक्रेट रखना है, सीक्रेट रखना है। हम लोगों को तो मजाक करते थे लोग कि यार आपको तो गांव के कुत्ते भी देख के भौंकते नहीं है डर के मारे, ऐसे भूतों की तरह निकल जाते थे। तो खैर हम वहां पहुंच गए, और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, गोली चलना शुरू हुई, और जब गोलियां चली और ऑपरेशन जब कंप्लीट हुआ, मेरे तो बिल्कुल, ये जो मेजर साहब थे वो ऊपर से बहुत ही नजदीक से लड़ाई चल रही थी। ये 2 आतंकवादी पत्थर के पीछे छुपे हुए थे, मैं नीचे था, मेरे को दिख रहे थे, लेकिन क्योंकि वो ऊपर से लड़ाई चल रही थी तो मैं बीच में दखल नहीं करूंगा, तो मैं वहां पे पोजीशन लिए हुए था, और वो गोलियों के रिकोशेट ऊपर से जा रहे हैं, ये वो सब ड्रामा चल रहा है, गालम गलौज चल रही है दोनों के बीच में, इतनी नजदीक से गोलियां चल रही हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बिल्कुल दोनों आदमी एकदम फर्स्ट क्लास गाली, एकदम टॉप नॉच वाली, टनाटन एकदम चल रही है। और फिर ऑपरेशन खत्म होता है, हमारे एक जवान को गोली लगती है, उसमें बच गया वो, चॉपर इवैक्यूएशन हुआ। जो 2 आतंकवादी थे, एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी आतंकवादी था जो पाकिस्तानी फौज का था, उसके पास में पाकिस्तानी फौज का आई कार्ड भी था,
स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का था, जिसको कमांडो बोलते हैं। आईडी एक्सपर्ट था। पूरे सेंट्रल कश्मीर के अंदर जो आईडी फटा करते थे उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता था। और जो दूसरा आतंकवादी मरा था, ये वो आतंकवादी है जिसके साथ हमने शाम को बैठकर डिस्पेंसरी में चाय पी थी। ओहो, वही आदमी था। वही आदमी था। और जब वो मरा और जब उसके पास में चीजें निकली और जब आगे जब हुआ तो पता लगा ये कई सालों से बहुत मेजर काडर था। आप ये देखिए कि आर्मी कैंप है, आर्मी कैंप एक पुलिस एक हॉस्पिटल में लगा हुआ है, डिस्पेंसरी चल रही है। कितने सालों से ये आदमी जो है आतंकवादी था, आपकी नजर और नाक के आपके साथ चाय पीता है। आप ये सोच के देखिए, तो ये एक इस तरीके का वहां पर चैलेंज था। तभी आपने डेथ ट्रैप लिखा, इसीलिए वो मौत का जाल। जी, मौत का जाल। और कश्मीर में तब मैंने ये देखा, देखो मैंने बहुत वहां पे डाइकोटमी देखी। मैंने कश्मीर में भाई को मरवाते हुए देखा, बाप बेटे को मरवाने को तैयार है, बीवी अपने पति को मरवाने को तैयार है, खुद के सर्वाइवल के लिए, पैसे के लिए। ओके। क्योंकि फौज इंटेलिजेंस के लिए पैसा देने को तैयार है कि तू खबर दे, मैं तेरे को पैसा दूंगा, मुंह खोल, ये पकड़। अच्छा। तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट। देखिए, मतलब मैं हमेशा ये कहता हूं कि जितना हथियार पाकिस्तान ने कश्मीर में डाला, अगर इतना हथियार हिंदुस्तान के किसी और इलाके में डाल देता तो वो एक आजाद मुल्क हो जाता। आजाद मुल्क हो जाता, यानी कि बहुत पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद कर लिया कश्मीर के चक्कर में। अरबों खरबों रुपया उसने कश्मीरियों को दे दिया, हथियार दे दिए, सब दे दिए, लेकिन वो कश्मीरी लड़ा नहीं। कश्मीरी ने उसको मोनेटाइज कर लिया। उसने मोनेटाइज कर लिया। पाकिस्तान से खेप आई, हाइड आउट में छुपी, कश्मीरी ने आके खबर दे दी कि वहां पे इतने हथियार छुपे हुए, आप जाइए, आप जाके रिकवर करके ले आइए। उसके लिए वो कश्मीरी पैसे ले लेता था। मतलब जिस कश्मीर के लिए आप लड़ रहे हो, वही कश्मीरी आपके दुश्मन बने बैठे हैं। अब इसको आप कैसे भी देख लीजिए, डेथ ट्रैप है ना वो। तो पैसे के लिए वहां पे सब कुछ हो गया काम। और ये मैंने देखा, क्या मैंने तो किया है ना, अब देखने वाली कोई बात नहीं है, ये किया है। मैंने कल परसों ट्वीट भी डाला था, एक जमायते इस्लामी का मौलवी जो वहां पे जो लोकल मस्जिद में खुतबा पढ़ते थे, वो, अब हम वहां पे टाइगर थे, कमांडर थे, तो था कि भाई आप मेरे को आके मिलेंगे, हर 48 घंटे में आप अपनी शक्ल जरूर दिखाएंगे। आप तो आते थे कैंप में सलाम पेश करने, चाय पीने के लिए, सब आते थे, बातचीत, ये तरीका होता है, बातचीत चलती रहती है। एक दिन जनाब आए सर्दियों में कि साहब थोड़ा रम मिलेगा। हम तो खुश हो गए, हमने कहा अरे मौलवी साहब थोड़ा आपको हम पूरा निला देंगे रम में। उन्होंने फटाफट 2 मस्त पैग लगाए। मैंने कहा मौलवी साहब ये तो हराम हो गया। कहते नहीं, तौबा कर लेगा। तौबा कर लेंगे, तौबा कर, मतलब सॉरी बोल देंगे। हाँ सॉरी बोल। मैं हैरान हो गया। तो मैं तभी समझ गया था, मैंने कहा ये सब हिपोक्रेसी है, फ्रॉड है, और ये चलेगा नहीं। और नहीं चला। कुछ ही सालों में वहां पे कहानी खत्म होने लग गई। अगर पाकिस्तान से एक ट्रैक आता था, वो लोग ट्रैक बोलते हैं, अगर उस जमाने में, ट्रैक मतलब एक ग्रुप, अगर कश्मीरी आतंकवादी है, उसका रेट, ऐसे ही मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, अगर आज के पैसे से देखा जाए 1 लाख रुपया मान लो, और अगर यही पाकिस्तानी है तो उसका कीमत से 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया, डिपेंडिंग ऑन, ये रेट सेट है। आई डोंट नो आजकल क्या सेट है। ओके। पहले उस टाइम में इतना नहीं था, उस टाइम में वैल्यू भी कम थी, कम रहा होगा, लेकिन काम चल जाता था। 10,000 से लेके 1 लाख तक काम चल जाता था। तो वहां पे ये देखा जाता था, अच्छा, तो वहां पे सब इसी जुगाड़ में रहते थे कि बस कैसे मैं खबर दे दूं बस, और मुझे पैसे मिल जाए। तभी तो मिलिटेंसी खत्म हुई। कैसे हुई खत्म? कश्मीर के अंदर
कोई लड़का बुलंदशहर से जा रहा है, कोई चेन्नई से जा रहा है, कोई बंगाल से है, कोई मिजोरम से, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा पंजाब से है, उसको क्या पता कि कौन क्या है, सब दिख रहे हैं, तो उसको कहाँ से पता लगेगा? उसको वहां का आदमी बताएगा ना कि ये। और जितने भी ऑपरेशन है 99% इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, किसी ने खबर दी है और कश्मीरियों ने खबर दी है। जब अगर मैं इसको इस तरीके से पेश करूं, कश्मीरियों ने गन उठाई और जब कश्मीरियों ने फैसला कर लिया कि गन छोड़नी है और हमें नॉर्मल तरक्की की ओर बढ़ना है, उन्होंने ही खत्म करी। हम तो वही हैं। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ उनकी सोच में? उनकी सोच में कश्मीरीज आर बेसिकली ट्रेडर्स, इंफॉर्मेशन ट्रेडर। नहीं, ट्रेड करते हैं, वो बिजनेसमैन है। ओके। वो फल फूल का ट्रेड करेगा, वो टूरिज्म करेगा, वो शॉल, अब सर्दियों में दुनिया भर के शॉल बेचने दिखेंगे आपको, वो ट्रेड। गोवा चले जाओ, सारी दुकानें कश्मीरियों की। नैनीताल मसूरी चले जाओ, कश्मीरियों की दुकानें। कश्मीरी इज बेसिकली ए बिजनेसमैन। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, मेहनती लोग हैं, अदरवाइज बहुत अच्छे लोग हैं, बाय द वे, द वेरी गुड पीपल। उस टाइम का जो पॉलिटिकल नैरेटिव था, ये आप सबको मालूम होगा कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, वो जीतने वाला था। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने मिलकर वो इलेक्शन फ्रॉड किया, उसको खारिज कर दिया, फिर दोबारा हुआ, उसके अंदर धांधली कर दी। तो जब ये सारी कार्रवाई होगी तो आम लोगों को लगा कि यार डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारा उसका कोई वो नहीं है। तो जो लोग मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लोग थे, वो सारे बन गए हुर्रियत। क्या हुर्रियत? क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस? ओके, क्या होता है ये कश्मीरियों की एक जमात थी जो कि नारा लगाती थी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ओके। ये सारे वही पॉलिटिशियंस थे। सैयद सलाउद्दीन भी तो एमएलए का इलेक्शन लड़ा था, जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है। ये सब उसी उसके थे। वहां से मिलिटेंसी शुरू हुई। जब वहां से मिलिटेंसी शुरू हो गई, जब उनका आपके सिस्टम में फेथ खत्म हो गया, तो उन्होंने हथियार उठा लिया, बोला यार पाकिस्तान या आजादी। तो आप ये देख के चलिए, मेरे हिसाब से इस देश का, इस इलाके के अंदर इतना नुकसान हुआ, हजारों की तादाद में लोग मारे गए। कश्मीरी भाई भी हमारे हैं, हम लोग भी मारे गए, कश्मीरी भी मारे गए। अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ सिर्फ उस कुर्सी और सत्ता के लिए, मैनिपुलेशन। आज वही ज्ञान देते हैं, आज वही इलेक्शन में बकवास करते हैं कि हमें धारा 370 दोबारा लानी है। ये वही लोग हैं जो डरे डरे छुपे छुपे घूमते थे, हमारे पीछे खड़े होते थे। तो ये वो है। तो कश्मीरियों ने ही डिसाइड तब किया, और मैं कहूंगा कश्मीरियों ने ही डिसाइड अब किया। हमने उनकी मदद करी। हमारे यहां पर कहावत है कि विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिल और दिमाग जीत लो। वो हमने जीत लिया। वो कैसे जीता? कैसे? हमने सारे रास्ते बंद कर दिए और हमने ये बता दिया कि बॉस हम ही हैं तुम्हारे, हम ही हैं तुम्हारे बॉस, हमारे साथ बैठोगे तो ऐश करोगे। तो हमने उसका दिमाग भी जीत लिया और दिल भी जीत लिया। ये कैसे? सारे रास्ते कैसे बंद कर दिए? बंद कर दिए ना। आपको, आप ना इन्फिल्ट्रेशन कर पाते हैं, ना एक्सफिल्ट्रेशन कर पाते हैं, ना आपकी गन चलती है, ना कुछ होता है, सब खत्म कर दिया ना। ओवर। और धारा 370 के होते हुए एक आपका अलग ही तमाशा चल रहा था। आपके पाकिस्तान से पैसे आते थे, हवाला से इधर जाते थे, दुनिया, एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल चल रहा था भाई। वो सब बंद कर दिया ना, आपका पूरा इकोसिस्टम बंद कर दिया। बोला यार ये तो काम नहीं चलेगा भाई। अब बोला यार तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा दोस्त है, आजा बैठ। तो बैठ गए। वोटिंग हुई है मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया, 60 या 70% शायद फर्स्ट फेज में। ओके, हाँ। तो दिस इज हाउ यू विन। धारा 70 क्यों नहीं हट पा रहा था? पंजाबी में कहावत है ना, जब वो
कहते हैं जब मुक्का बिल्कुल मुंह के बिल्कुल नजदीक होता है, क्या 10 को सुन नेड़े के रब नेड़े, कि मतलब कि भगवान नजदीक है कि बेटा मेरा मुक्का नजदीक है। बोला यार मुक्का नजदीक है तो यही भगवान है। तो आपका दिल किसने जीता? उस मुक्के ने जीत लिया। आपको उससे प्यार हो गया, आपको वो अच्छा लगने लगा, आपने उसके सामने जोड़ लिया कि भाई भगवान नहीं बचाएगा, मुक्का बचाएगा। ट्रू, समझ गया ना? तो ऐसे करके वो हालात वहां पे सही हो गए और अब लोग मेन स्ट्रीम में आ गए, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ने लिखने में बच्चे बहुत तेज है। आप देखिए वो आईटी हो, आईआईएम हो, आईएएस हो, कश्मीरी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में देख लीजिए आप, दे आर डूइंग वेल। सबको तरक्की चाहिए, है ना? और उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने हमें नारा लगाया उन लोगों के बच्चे सब बाहर पढ़े, सब ऐश कर रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं वो बेचारे वो इसमें पिस गए। तो वो लोगों को समझ में आ गया। आई टोल्ड यू, कश्मीरी बहुत स्मार्ट, बहुत तेज और बहुत ही शानदार किस्म के लोग हैं। उनको समझ, वो बेवकूफ नहीं है, उसको समझ में आ गया यार ये इन लोगों ने हमारा फायदा उठा लिया। और जैसे ही उनको ये समझ में आ गया, जैसे ही हमने उनका दिल जीत लिया, और जब उनको ये समझ में आ गया तो सब चीजें नॉर्मल हो गई। और अब ये नॉर्मल सी की ओर। अब कहीं भी कोई आतंकवादी पहुंचता है, कश्मीरी सबसे पहले आके खबर दे देता है कि भाई ये यहाँ पे पैसे भी कमते हैं और शांति भी होती है। अच्छा, गवर्नमेंट पैसे देती है उनको? अरे पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। ओके भाई, अगला आदमी खबर देगा, आप अपनी रिस्क लाइफ भी तो रिस्क कर रहा है, तो क्यों नहीं देगा? और उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, तो पैसे लेने के लिए कहाँ जाता है? मतलब कैसे होता है ये प्रोसेस? वो छोड़ दीजिए, इंटरनल है ये। हाँ, ओके। आजकल पैसे कहाँ से? आराम से। आज का कश्मीर कैसा है? अच्छा है, ठीक है। क्या बदला है? सभी कुछ बदल गया। जैसे मैंने बोला कि जब मैं पहले गया था तो सब पंडितों के घर वर जले हुए थे, और अभी आप तो वहां पे ट्रेन चल रही है, वहां पे बढ़िया रोड है, टूरिज्म बहुत जबरदस्त है, होटल इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, आपकी टैक्सी इंडस्ट्री और जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, आपकी हॉर्टिकल्चर फ्लरिश कर रही है। लाइफ इज गुड, इट इज एब्सोल्युटली गुड। हमारी सोसाइटी में कुछ कश्मीरी रहते हैं, वो उसी फेज में वहां से निकल के आए थे, 90s के फेज में ही। पंडित हैं? हाँ, पंडित हैं। आज वो बताते हैं कि उनके लिए वहां कुछ बचा ही नहीं, घर वर कुछ भी नहीं, उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, जाना चाहते हैं वो, लेकिन जाने का कुछ है ही नहीं उनके पास। मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। नहीं, कोई नहीं जाना चाहता। कारण सबकी अब लाइफ सेटल हो गई है। उनके कश्मीरी पंडित के साथ बहुत बुरा हुआ, उनके घर बार उजड़ गए, सब तबाह हो गया। लेकिन उसका एक फ्लिप साइड भी है। जैसा मैंने बोला कि कश्मीरी, चाहे वो पंडित हो चाहे वो मुसलमान हो, मेहनती होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ना लिखना उनका शौक होता है सबका, और अच्छा करते हैं। जब कश्मीर के अंदर आग लगी, इन बेचारों का सब कुछ लुट गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बुरा हुआ। जब लोग आए, रेफ्यूजी कैंप्स में आए, बहुत इन्होंने तकलीफें झेली, लेकिन अपने दम पे मेहनत से इन्होंने आज आप देख लीजिए, दे आर ऑल डूइंग वेल। हाँ, सब सेटल्ड है, दे आर ऑल सेटल्ड, दे आर ऑल डूइंग वेल। सब अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भी बात सही है। समझ रहे हैं आप? तो अब वो ये छोड़ के कैसे जाएगा? वो नहीं जा पाएगा। वहां जाएगा तो उसको वो मजा ही नहीं आएगा। वो लेकिन साइकोलॉजिकली वो वहां पे एसोसिएटेड है, वो घूमने जाएगा। उसकी प्रॉपर्टियां हैं वहां पर। अभी ऐसा नहीं कि सब कुछ लूट गया। वो गवर्नमेंट ने दोबारा से धारा 370 हटने के बाद में वो प्रॉपर्टीज को सैल्वेज करके और वो वापस रिस्टोर हुई हैं जिनके थे उनको। हाँ, और डिस्ट्रेस सेल हो गई। आपने डिस्ट्रेस सेल कर दिया तो वो तो नहीं होगी, लेकिन किसी ने अवैध कब्जा कर दिया है तो फिर वो रिस्टोर हो गया। ठीक है। तो बेचारों के साथ बुरा तो हुआ, लेकिन ये कहना कि अब वो सब वहां चले जाएंगे और वहां रहना चाहेंगे, वहां पे क्या है अदरवाइज इन लोगों के लिए? अब ये तो कोई आईटी इंडस्ट्री में है, कोई मीडिया के अंदर है, कोई फाइनेंस में है, कोई यहाँ है, कोई वहां है। ये सब इंडस्ट्रीज तो वहां है नहीं। वहां जाके क्या करेगा वो? ट्रू, सेब बेचेगा, शिकारा चलाएगा, या कोई होटल, तो वो नहीं करेगा। वो बहुत ऊपर निकल गया अभी वो। मतलब एक कश्मीरी पंडित की हैसियत और वहां के जो उसके जो साथ के जो लोग वहां पे थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया। अभी 12वें फ्लोर पे बैठे हैं और ग्राउंड फ्लोर, इतना फर्क हो गया।
अब वो लाइफस्टाइल ही नहीं जमेगी अब नहीं जमेगी वो, अब आगे निकल गई दुनिया। आपका देखा सर मैंने, आप नॉर्थ ईस्ट में भी पोस्टेड रहे हैं और सालों से ये आरोप लगता रहा है कि बाहरी फोर्सेस इस रीजन को डीस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। ये आरोप कितना सच है? वहां का अगर भूगोल देखेंगे तो वो उसको फैसिलिटेट भी करता है। अच्छा। इलाका ऐसा है, जंगल है, दुर्गम है, मेनलैंड इंडिया से अलग है, फॉल्ट लाइंस बहुत सारी हैं, ट्राइबल फॉल्ट लाइंस हैं, रिलीजियस फॉल्ट लाइंस हैं, फिर आपके चारों तरफ दुश्मनी ताकतें हैं। नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में म्यांमार है, इसको पहले बर्मा बोलते थे, साउथ में आपके बांग्लादेश है। तो ये आपके जब से आप आज़ाद हुए हैं, चाहे वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हो, फिर बांग्लादेश हो, बीच में शेख हसीना का जो पीरियड आया था उसमें जरूर हमें एक रिस्पाइट मिली, लेकिन अब फिर वो वापस वहीं जा रहा है। तो बेसिकली इन सब के जरिए हमको डिस्टेबलाइज वहां पे करने का प्रयास निरंतर चलते रहता है। इसमें आईएसआई का भी रोल है, मैं इसमें वेस्टर्न पावर्स का भी रोल समझता हूँ, शुरू से रहा है। रिलीजन का बहुत इस्तेमाल हुआ है, क्रिश्चियनिटी और का बहुत इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे। डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है, बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से, और डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है तो बहुत कुछ शिफ्ट हो जाता है। तो मणिपुर के अंदर अब देख रहे हैं कुकी, हाँ मणिपुर के बारे में पूछने वाला था उससे, सब दो समाज जो आपस में लड़ते हैं। तो जो हाइपोथेटिकली जब अगर एक आदमी की संख्या एक प्रजाति और लोगों की संख्या से 100 थी और दूसरी जाति के लोग सिर्फ से मान लो 25 थे, तो वो समीकरण बदली हो गया, वो म्यांमार से उठ के आ गए, वो 100 हो गए, 150 हो गए। तो ऑब्वियसली जब डेमोग्राफिक जो बैलेंस है जब वो चेंज हो जाएगा तो क्लैश होगा ना। ट्रू। तो वहां से इलीगल एंट्री बहुत ज्यादा हुई है। सॉल्यूशन क्या है इन सब का? सॉल्यूशन ये है कि आपको बॉर्डर मैनेजमेंट और स्ट्रांग करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अब वहां पे इंडिया ने कोई जो ट्रीटी थी म्यांमार के साथ में वो खारिज कर उसको बाईपास कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अब वो नहीं होगा। नहीं तो पहले ये था कि जो आपस में आना जाना था वो मेरे ख्याल से वीजा फ्री था वो। अच्छा, मतलब कोई भी आ जा रहा है वो तो अभी उस पर सख्ताई होगी। ओके, तो अभी हो गया है ये? अभी मेरे को लेटेस्ट तो मालूम नहीं, मैंने कल परसों कुछ खबर जरूर पड़ी थी कि इंडिया उसको टाइटन कर रहा है या कर दिया है, कुछ इस तरीके की बात। और इतने टाइम से हम क्यों नहीं कर पा रहे थे ये? म्यांमार के अंदर देखिए, म्यांमार के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने का प्रयास हमारा शुरू से रहा, लेकिन वहां पे गृह युद्ध छिड़ चुका है। तो वहां भी बहुत कुछ बहुत टर्मोइल चल रहा है, तो उसके चलते भी बहुत सारा माइग्रेशन हुआ है। तो वो भी एक एंगल है। ओके जी। अब थोड़ा चाइना के बारे में पूछता हूँ सर आपसे। मेन स्ट्रीम मीडिया, अपोजिशन ऑलवेज हमारे को ये कहते हुए मिलते हैं कि चाइना हमारे बहुत सारे हिस्सों को ले चुका है, लेकिन एक तरफ से ये भी कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो सच्चाई क्या है? और अगर सच में घुस चुका है उसका इलाज क्या है? और अगर नहीं घुसा है तो ये बातें कहाँ से आ रही हैं? देखिए, पॉलिटिशियंस तो बात करेंगे, नैरेटिव बिल्डिंग है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रयास है, कोशिश है, वो तो अपनी जगह पे है। हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम आधिकारिक जो बयान है, सेना का नदन आर्मी कमांडर के बयान है, सेना के बयान है, रक्षा मंत्री और मंत्रालय के बयान है, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तो मान के चलिए कि ऐसा कुछ नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया बात करती है इस बारे में। वो मेन स्ट्रीम को करने दीजिए। मेन स्ट्रीम, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसको बस यहीं पे छोड़ दीजिए। ओके, हाँ ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी घुसपैठ नहीं है। बट एक इलाका है देपसांग का, जहां पर हम एक जमाने में उस इलाके में पेट्रोलिंग करा करते थे और हम इसको कहते थे ये इलाका हमारा है। वो हमें वहां पर पेट्रोलिंग करने नहीं देता। ओके, बैठा नहीं हुआ है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। वो अपने उसी इलाके में बैठा हुआ जहां पे पहले बैठा हुआ था, लेकिन वो
इलाके की बनावट ऐसी है कि जब आप उस इलाके के अंदर घुसेंगे तो आपके पास में एक ही दरवाजा है घुसने का। तो जैसे ही उस दरवाजे में से आप निकल के आते हैं तो वो आपको दूर से देख लेता है कि दरवाजा खोल दिया, आ रहा है। तो जब तक आप दरवाजा खोल के आगे 4 कदम लेते हैं, ये गाड़ियों से पहुंच के आपको रोक देता है। आप पीछे चले जाते हैं, ये भी पीछे चले जाते हैं। ओके, ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, लेकिन आपको आपके इलाके में आने नहीं देता है। तो ये एक इलाका है, ये इलाका है, ये स्थिति काफी समय से बनी हुई है। और ये स्थिति ये जो चाइना का ये जो पेंगोंग त्सो और इस इलाके के अंदर जो घुसपैठ हुई थी उससे पहले की ये स्थिति है। उसके ऊपर बातचीत चल रही है और आई एम श्योर इसको रिजॉल्व भी किया जाएगा। मेरे ख्याल से 2013 से ये कहानी चल रही है। हाँ। 2013 में चाइनीज जो है 40 की संख्या में आके और मेरे ख्याल से यहां पर महीना भर रह के गए थे, फिर ये वापस चले गए। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय यूपीए के टाइम में, सलमान खुर्शीद साहब, उनसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूछा था कि देप्सांग में चाइनीज आके बैठे हुए हैं तो आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ये अंग्रेजी में उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा था कि ये खूबसूरत महिला के गाल पे एक मुहासे के समान है, थोड़े दिन के बाद ये अपने आप चले जाएगा। वो तो मुहासे के समान ये चले भी गए वापस, लेकिन उन्होंने आपको अंदर आने नहीं दिया तब से। तो ये रियलिटी है। ऐसा नहीं कि अभी 2020 से कार्रवाई शुरू हुई है, 13 से चल रहा है। ओके, 13 से कहानी चल रही है, वो एक अलग वो है। अब इसका रीजन ये है कि इनकी एक परसीव्ड लाइन है, ये आज से नहीं है, 1950s से 59 से। और ये इन्होंने एक बोला कि ये है बॉर्डर। और 1962 की लड़ाई में भी ये उसी लाइन तक पहुंचने का प्रयास रहा। फिर कई जगहों पर वो टिके रहे, कई जगहों पर वो वापस हुए। और ये जो घुसपैठ हुआ था पीछे, ये भी उसी लाइन को हासिल करने के मकसद से ही हुआ था। लेकिन दोनों मुल्कों में बातचीत हुई, जो जहां जहां पे ये इन्होंने घुसपैठ करी थी ये वापस हुए। और ये वापस कैसे हुए, ऐसे नहीं हुआ कि उनका मन करा वापस हो गए। एक हमने मोल्डो के इलाके में बहुत जबरदस्त रातों रात ऑपरेशन किया था। वो क्या था? गोली नहीं चली, वो बात अलग है, लेकिन हमारी फौजें रातों रात वहां पर गईं और चाइनीज के गैरिजन को घेर लिया हमने। चाइनीज की बहुत बड़ी तादाद में जो सेनाएं थी उस इलाके में, स्पेंगूर गैप का इलाका है, उसको चारों तरफ से घेर लिया। और यह स्थिति पड़ गई कि अगर वहां पे स्थिति बिगड़ती तो बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज सैनिकों को या तो सरेंडर करना पड़ता या वो मारे जाते और बहुत बड़ा इलाके को उनको खोना पड़ता। और वो इतना बड़ा इलाका खोते कि जो ल्हासा से जिंगजियांग को जो उनका एक मेन हाईवे जा रहा था, वो हाईवे हमारे पत्थर फेंकने के डिस्टेंस पर होता। ओके। वो परिस्थितियां ऐसी बन गई कि चाइना के पास और कोई इलाज नहीं था। पेंगोंग त्सो के इलाके और जितने भी इलाकों में गलवान और जो भी इलाके उसने कब्जे करे थे उस सबको खाली करना पड़ा। और सारे उसने इलाके अपने कब्जे से उसने मुक्त कर दिए हैं। अभी 2 जगह पर सिचुएशन है। एक डेमचौक के अंदर थोड़ा सा विवाद है, वहां पे थोड़ा सा इलाका जरूर है, और देप्सांग, ये 2 जगह पे है जहां पर अभी विवाद है। और अगर आप अपने विदेश मंत्री की बात सुने समझें और अपने सुरक्षा सलाहकार जो है उनकी जो बयान जो उन्होंने दिए, और जो चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्ट्री से जो बात निकल के आई, उससे ये संकेत मिलते हैं कि शायद ये भी जल्द मसला हल हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ा कड़ा वो लिया हुआ है कि भाई जब तक ये हल नहीं होगा तब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी। पहले क्या होता था कि खूबसूरत महिला के गाल पर मुहासा आ जाता था, मुहासा चले जाता था और आप उनके साथ में नॉर्मल काम करते रहते थे। तो उन्होंने बोला भाई नॉर्मल काम नहीं होगा, अब मुहासा चाहिए नहीं, मुहासा नहीं चाहिए अभी हमें। समझ गए ना आप? तो ये कहानी है। लेकिन अब ऐसा कुछ अगर होता है चाइना की तरफ से, हाँ, तो हम कितने तैयार हैं? हम पूरी तरह तैयार हैं। क्योंकि हम ये भी सुनते हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी एक यूएस की है, चाइना की है, तो हमारे से ज़्यादा पावरफुल हैं वो। प्लस हमारे घरों में भी ये इक्विपमेंट छोटी छोटी चीज़ों की तरह वो घुसे हुए हैं। अगर आप सैन्य बल
और उसकी नफरी के हिसाब से देखें तो उसके पास बल ज्यादा है, समझ गए? उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि उसके पास बल बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे पास में हिमालय है। क्या मतलब इसका? मतलब इसका यह है कि हमारे पास पहाड़ियां हैं, उसके पास पहाड़ियां नहीं है, उसके सामने पठार है, प्लेन है, प्लेन इलाका है। तो वो 1 लाख सैनिक हाइपोथेटिकली वो लेके आ सकता है, लेकिन वो 1 लाख सैनिक जब लेके आएगा तो हमें दूर से दिखेगा वो कि आ रहा है। हाँ, पहाड़ क्रॉस करके आना पड़ेगा। नहीं, पहाड़ क्रॉस नहीं, पहाड़ पे हम बैठे हुए हैं। हाँ, पहाड़ पे हम हैं। तो वो आके हम पे हमला करेगा, तब वो पहाड़ी को कब्जा करेगा। लेकिन वो पहाड़ पे कब्जा करने के लिए उसको वो 1 लाख सैनिक ला नहीं पाएगा, वो टैंक चढ़ा नहीं पाएगा ऊपर, तोपें ला नहीं पाएगा। ओके। तो हमारे पास में हाइट का एडवांटेज है, हमारे पास में गैप्स हैं, वो छोटे छोटे गैप्स हैं, 2 पहाड़ों के बीच में गैप है, उसी के अंदर तो आएगा ना। हाँ। तो पहाड़ों के ऊपर हम बैठे हुए हैं, हम उसको आने नहीं देंगे। ओके, ये अच्छी बात बताई आपने। तो ये मतलब एक मोटा मोटी, अगर एक मेरा सिपाही पहाड़ी की चोटी पे बैठा है तो चाइना को अगर उसको हटाना है तो कम से कम 12 से 20 सैनिकों को लेके आना पड़ेगा, 19 सैनिक मरवा के तब जाके वो मेरा वो कब्जा कर पाएगा। वो सुपर हाई एल्टीट्यूड इलाका है, इतना आसान नहीं है, और दूर से नजर आता है। उसके ऊपर बमबारी हम आसानी से कर सकते हैं, उसके जो टैंक कॉलम्स हैं उनको हम आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं, उसके जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको हम एम्बुश कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारी ताकत बहुत डिफरेंट है, जैसा मैंने भारतीय सैनिकों की बात करी कि वो एक डिफरेंट मेटल का बना हुआ है, उसके अंदर अलग किस्म का जज्बा है। वहां पे वो बच्चे हैं, वो 2-2 साल के लिए आते हैं, वहां पे अलग कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम फौज में 2 साल के लिए काम कर लोगे तो तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, तुम्हें ये सहूलियत मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। तो एक किस्म से आपको एक रिजर्वेशन का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको आप उस तरीके से समझ लीजिए। तो वो बेचारा 2 साल के लिए टाइम पास करने आता है, वो लड़ता नहीं है। उसका ये इसलिए कह रहा हूं कि जब ये सेनाएं दोनों की आमने सामने थी तो वहां पे इतनी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हुई है वेदर रिलेटेड, मनोबल उसका गिरा हुआ था, बहुत लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया है चाइनीज ने। हेलीकॉप्टर रोज हर घंटे हेलीकॉप्टर आ रहा है, वापस लेके जा रहा है, नए बच्चे को लेके आ रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी, तो आपके पास में संख्या ज्यादा है, आपके पास में हथियार ज्यादा है, आपके पास में सब कुछ ज्यादा है, लेकिन आपके पास में भारतीय सेना वाला जज्बा नहीं है, मजबूती नहीं है, और हिम देवता हिमालय ये आपके पास नहीं है, वो हमारे पास है। ये फर्क है। ट्रू, वंडरफुल। सर, आपका दूरदर्शन पे एक शो भी आ रहा है, मैंने देखा, और आप ही बताओ सर उसके बारे में, क्या है वो? हाँ, ये डिफेंस डायनेमिक्स करके मैं एक शो करता हूँ दूरदर्शन डीडी इंडिया पर। ये दूरदर्शन का इंटरनेशनल चैनल है। इसका फोकस बाहर की दुनिया को बताना है कि हम क्या क्या करते हैं। ओके। और दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ पर इंडिया में कल्चर नहीं है, तो अपनी सेनाओं के, अपनी इक्विपमेंट के बारे में कोई बात करता नहीं। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं चले जाइए, कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे प्रोग्राम बनते हैं गलवान के बलवान, और वो इस तरीके से, और उसमें कोई बात करेंगे तो उसमें कुछ वो देश की धरती सोना उगले और ऐसे, मतलब उस तरीके उसमें चले जाएंगे, ग्राफिक्स पे खेल जाएंगे और बड़ा माहौल बन जाएगा, और आपके रोम रोम से देशभक्ति टपकने लग जाएगी, और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा, उससे कुछ निकलेगा नहीं, निष्कर्ष नहीं निकलेगा उसमें कुछ। आप ना अपने लोगों को कुछ बता पाएंगे, और बाहर वाला तो देखेगा ही नहीं, यार क्या बकवास कर रहे हो यार। तो उस चीज को, और जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वहां क्या है? आपने टॉप गन देखी पिक्चर? नहीं, देखी नहीं है, सुना है। सुना है ना? देखिए, आपने सुना है। टॉप गन क्या है? टॉप गन उसकी नेवी की ताकत दिखा रहा है, उसकी एयरफोर्स की ताकत दिखा रहा है, उसके इक्विपमेंट को दिखा रहा है, और लार्जर देन लाइफ एक प्रोजेक्ट कर रहा है। हजारों लोगों ने उसको देखा, हिंदी में डब होके करोड़ों लोगों ने देखा, पूरी दुनिया में देखा।
आपने लड़ाई लड़ी ना लड़ी, आप काबिल है नहीं काबिल है, लेकिन एक परसेप्शन बना दिया कि वाह क्या जबरदस्त यार, क्या जबरदस्त उनके जहाज हैं, क्या इक्विपमेंट है, क्या ऑसम यार। मतलब यूपी बिहार की भाषा में बोले तो भौकाल बना दिया, भौकाल बना दिया आपने, समझ गए ना। तो इस तरीके का हमारे गलवान के बलवान कोई देखता नहीं है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम टॉप गन तो नहीं बना रहे, हाँ, लेकिन हम अपने इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी बारीकियों की बात कर रहे हैं, और इसको पकड़ते हैं। क्योंकि जब आप एनालिटिक्स में जाएंगे प्रोग्राम की, तो अमेरिका में देखा जाता है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है, पाकिस्तानी बहुत देखते हैं उसको। ये शो की बात कर रहे हैं? मैं अपने शो की बात कर रहा हूं। और एक ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोग्राम किया था, वो फिलीपींस में बहुत देखा गया। ओके। तो आप अपनी चीज को आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये मैं बना रहा हूं। तो हम खुद बना रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, और हर हफ्ते करते हैं, बुधवार को करते हैं। कितने बजे? 8:30 बजे। ये तो मुझे लग रहा है हर किसी को देखना चाहिए। आपको पता तो लगे कि आपके देश में क्या हो रहा है। आपके देश में गलवान का बलवान क्या इस्तेमाल कर रहा है, ये तो देखो। देश की धरती सोना उगल रही है, तो उस सोने से क्या बना रही है वो तो देखो भाई। है ना। तो ये देखना, तो इस चीज में, और हम जल्दी इसका एक हिंदी संस्करण भी लेके आ रहे हैं। ओके। कि इसको, इसी प्रोग्राम को और सरलता से इंडियन व्यूअर को भी दिखाना हमको चाहिए। तो ये भी एक हमारे प्लानिंग और प्लॉट के अंदर है। ओके जी। ये भी दूरदर्शन पर होगा? हाँ, दूरदर्शन पे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली अगर आप प्राइवेट मीडिया में जाएंगे तो कहता है अरे नहीं नहीं यार, ये कोई नहीं देखता है यार। उनको टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए। अरे नहीं नहीं यार, इसको कोई नहीं देखता है। मतलब पहले से आपने ये बनाया हुआ है कि आपके लोग मूर्ख हैं यार, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मूर्ख लोग हैं, तो गंवार हैं, मूर्ख हैं, इनको क्या है, ये नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? अब चलो ये बात हो रही तो मैं ये भी बता दूं, वो इसलिए चलता है क्योंकि सब कुछ सस्ता चल रहा है ना आजकल। कोई सब कुछ सस्ता, कॉपीराइटर भी सस्ते में, हल्के कम पैसे में लिया हुआ है, हर चीज कम 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 कम। तो जब सब चीज कम 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 में चल रही है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यार, हल्का सा ऐसे करके चला दो, चला दो चला दो चला दो। आप उसको सीरियसली लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि सीरियसली लेंगे तो आपको प्रोफेशनल प्रोड्यूसर चाहिए, प्रोफेशनल एंकर चाहिए, हर चीज का लेवल एक डिफरेंट हो जाएगा ना। तो प्रोफेशनल ज्यादा चाहिए तो आपको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। अरे छोड़ यार, फटाफट। और इस चीज के समझ वाले लोग भी नहीं होंगे ना। 2 मिनट्स, ऐसा नहीं है। YouTube ने सारा परसेप्शन चेंज कर दिया है। मेरा अंग्रेजी का प्रोग्राम बहुत ही टेक्निकल प्रोग्राम होता है, लाखों में व्यूज जाते हैं उसके, लाखों में। तो कौन देखता है फिर वो? कोई तो देखता है ना। कोई तो देखता है, हाँ। अंग्रेजी में अभी यही प्रोग्राम जो मैं हिंदी में करूंगा, फिर देखिएगा कि कितने व्यूज जाएंगे। लोग जानना चाहते हैं भाई। पीपल वांट टू नो कि ये आपने जहाज बनाया, इसमें क्या बनाया है। आप जो टेलीविजन है मेन स्ट्रीम, वो तुकबंदियों पे चलता है। तुकबंदी, ये क्या हो? अरे गलवान की बलवान, ओके, दिस इज तुकबंदी। उससे कोई मतलब नहीं है। कारगिल के ऊपर कितने शो आपने हर साल देखते हैं ना, पूरा एकदम जज्बा आ जाता है कारगिल। आपने एक बार भी किसी चैनल में किसी ने उसका एनालिसिस किया कि उस समय क्या था, अब क्या है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, मिलिट्री सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ये चीज कैसे है, वो हुई तो वो क्यों हुई, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि यार अरे चलता नहीं है यार, कोई नहीं देखता है। बट ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने यूट्यूब पे करी उनके चले ना। हाँ भाई, लोग जानना चाहते हैं। आप समझते हैं कि व्यूअर मूर्ख है ना, क्योंकि वो आपको सूट करता है। वो ये नैरेटिव आपको सूट करता है कि अरे बोले यार, अरे यार मेरा तो व्यूअर ऑटो वाला, रिक्शे वाला आपसे ज्यादा वो यूट्यूब देख के वो उसको ज्यादा नॉलेज है। आप संपादक हैं, आपको नॉलेज नहीं है, वो रिक्शे वाले को ज्यादा नॉलेज है। वो 4 चैनल देख के बैठा है। आप कहीं भी चले जाइए, टीवी नहीं देखता, दुनिया यूट्यूब देख रही होती है। आप भी ये कर रहे हैं पॉडकास्ट, ये दुनिया देखती है। देखती कि नहीं? हाँ बिल्कुल। वो कहाँ से आता है व्यूअर? सब यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे आता है।
तो यानी कि व्यूअर बेवकूफ तो नहीं है ना? नहीं, उसको चाहिए, आपके पास में इंफॉर्मेशन रीच है, वो नहीं सुनना चाहता जो आप सुना रहे हैं। भाई आप छोड़िए, मैं वो सुनना चाहता हूं जो मैं सुनना चाहता हूं, मैं ढूंढूंगा मैं, और मैं ढूंढ के निकालूंगा और मैं सुनूंगा। वो गांव में, देहात में, हम सब गांव वाले लोग हैं, वहां भी लोग नॉलेजेबल चीजें, जानकार ये जो जनरेशन है, ये जो फर्क आया, हम लोगों की जनरेशन पढ़ने में ज्यादा विश्वास रखती थी, अब इसके पास टाइम नहीं है, इसको क्विक जानकारी चाहिए। हाँ। और ठोस जानकारी चाहिए, फालतू की बकवास नहीं चाहिए उसको, ड्रामा नहीं चाहिए। ड्रामे के लिए वो और चीज देखता है यार। हाँ। ड्रामे के लिए वो और चीज देखता है। वो अगर मैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस की बात सुना तो वो बिल्कुल ठोस, टू द पॉइंट, वो चीज देखना चाहता है। वो आपकी फालतू के नौटंकी नहीं देखना चाहता। तभी ये हालत है कि वहां न्यूज चैनल में लोगों को महीनों महीनों तनख्वाह नहीं मिलती। एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहे यार, एडवर्टीजमेंट देने वाले नहीं है। एडवर्टीजमेंट का पूरा बेस चेंज हो गया, वो आ गया यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आ गया। वहां पे एडवर्टीजमेंट नहीं है, वहां पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, लोग ले ऑफ हो रहे हैं। हर चैनल में से कहीं 100 ले ऑफ हो गए, कहीं 50 हो गए। अभी एक बहुत बड़े चैनल में से काफी सारे लोग ले ऑफ हुए। क्यों हुए? पैसे ही नहीं है, एडवर्टीजमेंट आ ही नहीं रही है, क्योंकि आप चला रहे हैं गलवान के बलवान, कहां से आएगी? क्योंकि जो लोगों को जो टेस्ट है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट, वो चेंज हो गई यार। एवरीथिंग इज चेंजिंग, इट इज चेंजिंग बाय द डे, बाय द आवर, बाय द मिनट। यू हैव टू कीप पेस विद दैट। आपको साथ में चलना पड़ेगा। आप वो जो इंफॉर्मेशन का जो टाइगर है, उसके ऊपर आपको चढ़ के बैठना पड़ेगा, उसको वेव के ऊपर रहना पड़ेगा आपको। तो क्या ये कहा सकता है कि फ्यूचर में मेन स्ट्रीम टीवी वाला मीडिया जो है, उससे सोशल मीडिया आगे निकल जाएगा या हावी हो जाएगा? इवॉल्व होते हैं, देखो एवोल्यूशन के फेजेस हैं, उनको इवॉल्व होना पड़ेगा। वो हो जाएंगे मजबूर। मार्केट फोर्सेस आपको मजबूर कर देंगे इवॉल्व होने के लिए। आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा कोई, आप इवॉल्व होंगे। आपको अगर सरवाइव करना है, आप इवॉल्व होंगे बॉस। चीज कोई बंद नहीं होती है, इवॉल्व हो जाती है। अभी जितने न्यूज़पेपर थे सब आ गए ना ऐप पे। हाँ, सब ऐप पर आ गए, सब आ गए। वो अखबार सिर्फ बहुत ही बुजुर्ग लोग पढ़ते हैं जिनको, बाकी सब ऐप पे न्यूज पढ़ लेते हैं ना। न्यूज, उसका ऑडियो वीडियो वर्जन भी है। हर न्यूज का ऑडियो वीडियो वर्जन है। तो आपका तरीका चेंज हो गया ना, तो आपको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना अपने आप को। और कैटेगरी वहां पर डिवाइडेड है, जिस कैटेगरी की पढ़नी है वही कैटेगरी पढ़नी है। खट से एकदम, इट्स इज क्विक। तो आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। तो अखबार भी बंद नहीं हुआ, उसका तरीका बदली हो गया, इंफॉर्मेशन का तरीका बदली होगा, हर चीज का तरीका बदली होगा, तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है, और बात कही जाती है कि आपने जो बात की शुरुआत में, हमारी जो बात हो रही थी कि आपने बोला बहुत पैसा है बाहर के लोगों के पास, वॉरफेयर एकदम बदल चुका है, इंफॉर्मेशन और इन सब चीज की बात है। एक बात है कि सोरोस, जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत बार आता है। कितना सीरियस एलिगेशन ये? अब ये सवाल तो बहुत गंभीर है। अगर ये बात होती है, पूरे विश्व में होती है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तथ्य होगा, कुछ ना कुछ सब्सटेंस होगा। और सोरोस साहब तो इसके लिए फेमस है कि वो रिजीम चेंज और इस सब में काफी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इंडिया के अंदर भी रिजीम चेंज करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था हाल ही में, जिसके अंदर उस तरीके के वो संकेत दे रहे हैं। तो ये सीरियस मैटर है, चाहे वो सोरोस हो, चाहे वो चाइनीज हो। चाइनीज के ऊपर भी एलिगेशन लगा था, कनाडा में लगा था, यूएस में लगा था कि वो उनके इलेक्शन प्रोसेस में दखल दे रहे हैं। तो चाइनीज भी पैसे के दम पे दे रहे हैं, सोरोस भी पैसे के दम पे दे रहे हैं, और आइडियोलॉजीज को फंड करके आपको अंदर से सबवर्ट कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल हो रही हैं, ये फैक्ट है, और ये बहुत बहुत सीरियस मैटर है। एक्चुअल में ये बहुत ही लाइटली लेने वाली चीज नहीं है, लेकिन कितना हम सीरियसली इसके ऊपर एक्ट कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम अपनी डेमोक्रेसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बहुत सारी चीजों के फ्रीडम्स हैं, और उस फ्रीडम्स का फायदा ये लोग उठाते हैं।
सोरोस एनजीओस के थ्रू काफ़ी इन्फ्लुएंस उन्होंने किया है। उन्होंने आपके ये जब पैसा होता है तो वो आपका डेमोग्राफिक चेंज ले आते हैं, वो रिलीजियस चेंजेस लेके आते हैं, और उससे जब आपके रिलीजियस चेंजेस हो जाते हैं, जब आपकी डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, तो आपका पॉलिटिकल परसेप्शन चेंज हो जाता है। और जब पॉलिटिकल परसेप्शन चेंज हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं जो आप करवाना चाहते हैं उस दूसरी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वेरी बिग चैलेंज, और इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से हम कर भी रहे हैं। काफ़ी सारी एनजीओज की फंडिंग्स के ऊपर हम लोगों ने शिकंजा कसा है, और धर्म परिवर्तन के ऊपर बहुत सख्ताई हुई है, क्योंकि अपना बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट था जिसको आपने धीरे धीरे आपने मनी पावर और वगैरह वगैरह से आपने उसको सबवर्ट करके और कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेट हुआ है लेकिन हुआ है, और सही दिशा में हम लोग ये चल रहे हैं, और इसके ऊपर और हमें स्ट्रिंजेंट होना पड़ेगा, तभी हम ये सब सोरोस टाइप ताकतों के ऊपर अपन कंट्रोल कर पाएंगे। सर आप ही पूछ लो, अभी 2024 में मतलब 2025 का जो युवा आर्मी के लिए तैयार कर रहा है, कर्नल दानवीर की क्या सलाह है उनके लिए? एक मोटिवेशनल लाइन या व्हाटएवर यू फील लाइक। देखिए, मेरा मानना है कि अभी जो यंग जनरेशन जो है, जो नई जो लड़के हैं, दे आर टेक्नोलॉजिकली सेवी। उनको टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से समझ में आती है बनस्पत आज से 20 साल पुराने सैनिक के साथ अगर तुलना करें। जितना भी इक्विपमेंट फौज में आ रहा है वो बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी के, बेस्ट टेक्नोलॉजी अगर दुनिया में कहीं मिलती है तो वो सेनाओं में मिलती है, टॉप एंड। वो उस तरीके की टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि आम आपको देखने को नहीं मिलती। तो जो नए यंगस्टर का जो अपटेक है वो बहुत फास्ट है। और ये जो अग्निवीर स्कीम है, इसके ऊपर बहुत लोगों ने कहा है और बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अग्निवीर ऐसे जो टेक सेवी जो जनरेशन है, जो लाइफ के अंदर कॉन्स्टेंटली मूव करके और अपने आप को अपग्रेड करना चाह रही है, ये बेस्ट ऑप्शन है। सेना में भी अपना योगदान दीजिए, देश सेवा भी कीजिए, और उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगता है आप आगे काम कीजिए, नहीं तो आप अपने एक्सपीरियंस लेके और सोसाइटी को वापस वो एक्सपीरियंस दीजिए। तो ये सब करने के लिए आपको मेंटली अजाइल रहना चाहिए, आपको फिजिकली फिट रहना चाहिए, आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो मैं पढ़ रहा था कि अब जो सिपाही हैं उनकी भर्ती के अंदर भी साइकोलॉजिकल एनालिसिस होगा। साइकोलॉजिकल एनालिसिस का मतलब है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर इनिशिएटिव होना चाहिए, ये और ईमानदारी होनी चाहिए, ये आपकी साइकोलॉजी के अंदर एम्बेड होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस और बाकी सब चीजें तो अपनी जगह पे हैं ही हैं। तो दिस इज हाउ अ यंगस्टर ऑफ टुडे शुड ग्रूम हिमसेल्फ टू सर्व द कंट्री, चाहे वो फौज हो, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन इस दिशा में अगर वो काम करे तो मेरे ख्याल से देश का सही में भला होगा। वंडरफुल। एक अलग टॉक आज हमने करा, एक अलग चीज आपसे सुनने को मिला आज। मजा आया सर, दानवीर सर, बहुत मजा आया। चलिए, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।